आधुनिक भारत जो नाम है अंग्रेजों की देन है। अब क्योंकि वो अपने आप को मॉडर्न मानते थे, हमको अनसिविलाइज्ड मानते थे या सभ्य मानते थे, हम ग्रामीण है ऐसी सभ्यता मानते थे, तो इसलिए उन्होंने इसको आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री नाम दिया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, हम यूरोप कॉन्टिनेंट के जो एशिया से लगा हुआ एक कॉन्टिनेंट है यूरोप, यानी एक महाद्वीप है यूरोप जो किससे लगा हुआ है, एशिया से। उसके कुछ कंट्रीज हैं जैसे इटली हो गया, नीदरलैंड हो गया, और जी आपका फ्रांस हो गया, ठीक है, और पुर्तगाल हो गया, है नी, स्पेन हो गया। ये सारे जो है मेजर कंट्रीज हैं जो कहाँ आते हैं, यूरोप में आते हैं। तो इन यूरोपीय कंपनियों का भारत में आना, यूरोपीय लोगों का भारत में आना और यहाँ अपनी व्यवस्था फैला देना और एक नया सिस्टम लागू करना, ये सब हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो इन्होंने कैसे भारत की राजनीति को प्रभावित किया, भारत के शासन को प्रभावित किया, यहाँ की संपत्ति संपदा को प्रभावित किया, ये सब हम किस में देखने वाले हैं, आधुनिक भारत में देखने वाले हैं। अच्छा, शुरुआत कैसे होती है, अगर आप इसकी शुरुआत की बात करोगे तो शुरुआत होगी यूरोप से, ठीक है। यूरोप में इस समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है औद्योगिकीकरण, माने है कि नए नए कारखाने लग रहे हैं। और आपको पता है विश्व की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है, मैनचेस्टर को, जो कहाँ है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड इज वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप की कंट्रियों में से एक है कौन, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो है व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और वहाँ का जो एक शहर है मैनचेस्टर, वो औद्योगिक रूप से विकसित हो रहा है। इससे पहले जो है यहाँ पे सामंतवाद चलता है। सामंतवाद जानते हो, जैसे कि किसी धार्मिक उलेमा या गुरु का अनुसार सत्ता चलना, जैसे जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे चलना। तो वहाँ पोप होते थे, क्या होते थे, पोप, है नी। पोप के अनुसार ही सत्ता चलती थी, उनके अनुसार ही शासन संभाला जाता था। और ये वो समय है जब लोगों के अंदर लालच आ चुका है, पैसों के लिए, नई नई यात्राओं के लिए लोग जो है निकल रहे हैं, ठीक है। तो सामंतवाद की जगह अब कौन ले चुका है, पूंजीवाद। पूंजीवाद यानी पैसा इकट्ठा करना सभी की क्या हो गई है, मेन जो है सोच हो गई है नी। तो मेन थिंकिंग हो गई है पैसा इकट्ठा करना। ये सब यूरोपीय कंट्रीज में हो रहा है। अच्छा, यूरोप जो है किससे लगा हुआ है, एशिया से। तो प्राचीन समय से ही 11वीं 12वीं शताब्दी से ही आप देखोगे संपर्क यूरोपियों का कहाँ, एशिया से संपर्क है, 11वीं और 12वीं शताब्दी से। पर ये व्यापारिक रूप से संबंध नहीं देखने को मिलता, इतना बड़ा पैमाने पर संबंध देखने को नहीं मिलता है। जो यूरोपियंस थे वो कहाँ से व्यापार करते थे, एशिया से। एशिया में व्यापार करने के दो मार्गों को फॉलो किया जाता था, ठीक है। ये दो मार्ग कौन कौन से हैं, फारस की खाड़ी, इराक, तुर्क और स्थल मार्ग से यूरोप चलेगा। यूरोप की कंट्री जेनोवा जाया करते थे लोग, जेनोवा और वेनिस में ज्यादा व्यापार यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला मार्ग बताएंगे जरा फिर से, फारस की खाड़ी, इराक, तुर्क और स्थल मार्ग से जेनोवा और वेनिस चलेंगे, सही है ना। अब दूसरा मार्ग देखते हैं, लाल सागर है, लाल सागर से मिस्र गए, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया जगह, और वहां से फिर भूमध्य सागर में घुसे और फिर यूरोप चले गए, इटली चले गए। इटली भी कहाँ है, यूरोप में। तो ये दो मार्गों का प्रयोग करा जाता था। इससे पहले जो है ये मार्को पोलो आता है 1234 में, सही है। मार्को पोलो कौन है बाबूजी, मार्को पोलो इटली का एक यात्री है। तो इसको ये पता था कि भारत को जो है जाना है ना, तो स्थल और जल मार्ग दोनों से जाया जा सकता है। तो ये नीचे वाले मार्ग से ना करके ऊपर वाले मार्ग से चला गया, और कहाँ पहुंच जाएगा, भारत के ऊपर कौन है, चाइना। तो ये चाइना पहुंच जाता है। जब भैया यात्रा पे जाते हैं तो आप पल पल का एंजॉयमेंट करते हैं। मान लो रास्ते में कोई आपको ब्रिज मिल गया तो ब्रिज पे रुक जाओगे, वहां का आनंद लोगे। फिर रास्ते, हालांकि जाना आपको कहीं और होगा, पर रास्ते में आने वाले जो डेस्टिनेशन है, छोटे छोटे अच्छे अच्छे जो टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे भी तो रुकोगे। ये चाइना आया, चाइना के बारे में इसने जो है वृत्तांत लिखे, खूब तारीफें लिखी चाइना के बारे में जाकर के यूरोप में। इन यात्राओं को, इन वृत्तांतों को ये वर्णन करता है, कहाँ जाकर के वर्णन करता है, यूरोप में। अब यूरोप में ढोल बज रहा है तो सबको पता लग रहा है भैया वहां बहुत पैसा है नहीं। लेकिन उसने ये बताया था कि इससे भी ज्यादा जो संपत्ति है ना, जो मेन संपत्ति है, वो कहाँ है, भारत में। और भारत में जो है, भारत कहाँ है, पूर्व में है। कहाँ है, पूर्व में। अब लोगों के दिमाग में ये तो आ गया था कि करना क्या है, पूर्व में जाना है। अब जाना कैसे है, अच्छा यहाँ पे जो है आप ये वाला खाड़ी वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है अब युद्ध चल रहा है व्यापार को लेकर के, एकाधिकार को लेकर के, कि यार ये यूरोपीय लोग आ रहे हैं ऊपर से हमारे, और हमारे नीचे से जाकर के पैसा ले जा रहे हैं, बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं व्यापार में, और हम खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। जो ये खाड़ी के देश हैं, इन्हों को एक समस्या होने लगी कि यूरोप के देश जो है हमसे ज्यादा व्यापार कर रहे हैं, कहाँ से, भारत से, सही है ना। यूरोप के लोग जो है हमसे ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। तो उनके मन में ये क्या आता है, एक द्वेष आ जाता है। और यही कारण रहता है यहाँ पे जो है मुस्लिम प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये जो दो रास्ते जो मैंने आपको बताए, जो फारस की खाड़ी से होकर के जाता है, लाल सागर से होकर के जाता है, ये दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया।
कि इनका रास्ता ही बंद कर देते हैं। अगर रास्ता ही बंद होगा तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अगर कोई भूल चूक आ भी जाता था ना तो उसकी पिटाई हो जाती थी बढ़िया से। अब ये दोनों मार्ग बंद हो गए। जब दोनों मार्ग बंद हो गए और भारत की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है कि वहां पे बहुत संपत्ति है, तो नए मार्गों की खोज होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी बोलो? अब नए मार्गों की खोज शुरू हो जाती है और नए मार्गों में आपको पता है पूरब में जाने का एक मार्ग कौन सा है? समुद्री मार्ग। तो रास्ते तो बंद हो गए, है नहीं? और जो हमारा पड़ोस है ना इटली, उस समय पे इटली का एकाधिकार है, इटली सबसे ज्यादा व्यापार करता है, सही है। और बाकी पुर्तगाल भी चाहता है, नीदरलैंड भी चाहता है, फ्रांस भी चाहता है कि यार हम भी व्यापार करें, स्पेन भी चाहता है, सारे देश चाहते हैं कि हम भी व्यापार करें, अकेला ही गुड़ खा रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? सही है ना? तो अब इटली के एकाधिकार को खत्म करने के लिए सारे देश कंपटीशन में आ जाएंगे, प्रतियोगिता में आ जाएंगे। ये 15वीं शताब्दी चल रही है और 15वीं शताब्दी का वो दौर है जब आपको देखने को मिलेगा क्या, इस शताब्दी में मुद्रण प्रेक्षणशाला की खोज हो रही है और खगोलीय प्रेक्षणशाला की खोज हो रही है, इसके साथ साथ कंपास की खोज हो रही है, बारूद की खोज हो रही है, ठीक है, और नक्शा बनाने की एक नई तकनीक की खोज हो रही है। ये 15वीं शताब्दी है, नई नई जो है डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें बहुत तेजी से इनका जो है डेवलपमेंट हो रहा है बारूद का, कंपास का, नक्शा बनाने का। 1453 में कस्तूनिया जो है, कस्तूनिया पर जो है किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का। और मुस्लिमों ने जो है सारे मार्ग बंद कर दिए थे, तो जल मार्ग की खोज शुरू हो जाएगी। और 15वीं शताब्दी में ये भी यूरोप में डेवलपमेंट हो रहा है कि मुद्रण, कंपास, नक्शा बनाने की प्रेक्षणशाला, ये सारी जो है इन्वेंशन हो रही है, ठीक है। औद्योगिकरण तेजी से होने लगा है और अब कच्चे माल की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, और कच्चे माल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो कच्चे माल का खजाना कौन है? भारत। सबकी नजर किसकी तरफ को है? भारत की ओर, है नहीं? किसकी तरफ को है? भारत। अब ये यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा को शुरू करने में सबसे पहले पुर्तगाली राजकुमार कूद पड़ते हैं। पुर्तगाली राजकुमार हैं जिनका नाम क्या है? डॉन हेनरिक, ठीक है। डॉन हेनरिक समुद्री मार्ग से निकलते हैं भारत की यात्रा पे पूरब की ओर, सही है। इनको हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं, हेनरी द नेविगेटर भी इनको कहा जाता है, डॉन हेनरिक को। ये भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की यात्रा पर निकलते हैं, पर ये यात्रा जो है असफल रही, पूर्णतः सफल नहीं हो पाई और ये साउथ अफ्रीका के पास से लौट करके चले जाते हैं। पर हाँ, इन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया था कि भैया इधर को जाओगे तब भारत मिल जाएगा, सही है। अब रास्ता साफ हो गया, रास्ता साफ हो गया। ये प्रयास किसने किया था? सबसे पहले डॉन हेनरिक, हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल का ये राजकुमार था। इसने सर्वप्रथम प्रयास किया था भारत के समुद्री मार्ग को खोजने का। एक बात और मैं बता दूं, भारत जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसकी खोज कोई करने वाला नहीं। तो समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, ना कि भारत की खोज हुई थी, ठीक है। भारत को आने वाले समुद्री मार्ग की खोज हुई है या स्थल मार्गों की खोज हुई है, भारत की खोज नहीं हुई। समझ गए ना इस बात को? तो ये हेनरी द नेविगेटर जो है समुद्री मार्ग का पता लगा लेता है कि भैया ऐसे ऐसे करके भारत जाना है। ये सबसे पहला प्रयास किसने किया? हेनरी द नेविगेटर। किसने किया? हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल का राजकुमार है। इसको क्या कहा जाता है? डॉन हेनरिक। 1487 में बार्थोलोम्यू डियास नाम का एक पुर्तगाली यात्री है, 1487 में अब ये निकलता है यात्रा पर। किसकी यात्रा पर? पूरब की यात्रा पर, भारत की यात्रा पर, सही है। क्या नाम है इसका? बार्थोलोम्यू डियास। एक एक नाम याद रखो, समुद्री मार्ग याद रखो, कौन कौन से यात्री आ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली याद करने हैं आपको, ठीक है। घर का कोई चक्कर नहीं है, यहीं से लेके जाओ। आ रही बात समझ में? तो 1487 का टाइम है, बार्थोलोम्यू डियास है और ये है पुर्तगाली। ये भारत की यात्रा पर पूर्वी मार्ग पर निकलता है। तो ये पुर्तगाली जो है उस यात्रा पर निकलता है और यात्रा पर निकल करके ये आ जाता है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। कहाँ? साउथ। तो कहाँ आ गया? दक्षिणतम बिंदु पर। कहाँ आ गया? किसके? अफ्रीका के। इसने उसको केप ऑफ गुड होप नाम दिया। क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप। अब उम्मीद थी, एक आशा थी भारत के रास्ते की कि यहीं से भारत का रास्ता मिलेगा, पर अनफॉर्चुनेटली वो 1488 में वापस लिस्बन चला जाता है। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, ठीक है। तो लिस्बन वापस चला जाता है क्योंकि उसको कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन हाँ उसने मार्ग को प्रशस्त कर दिया था कि हमको केप ऑफ गुड होप तक जाना है, वहीं से भारत का रास्ता मिलेगा। ये काम किसने किया? बार्थोलोम्यू डियास, सही है ना। देखो मार्को पोलो से कहानी शुरू हुई, हेनरी द नेविगेटर, ये कौन सा तीसरा? बार्थोलोम्यू डियास। ये तीन जो है भारत की यात्रा के जो मार्ग को प्रशस्त करने हैं, नींव डालने वाले कहलाए जाते हैं। बोलो बात क्लियर है? हैं? बात क्लियर है? अब इसके बाद जो है दक्षिणतम बिंदु मिल गया भारत की यात्रा का,
और इसको हम क्या कहेंगे, केप ऑफ गुड होप कह देंगे। ये यूरोपीय यात्री निकोलो कांटी जो था ये इटली से आया था और उस समय पे भारत में विजयनगर साम्राज्य की जो है यात्रा पर ये आया था। और विजयनगर साम्राज्य में उस समय पे संगम वंश चल रहा था। संगम वंश में जो शासक थे वो थे देवराय प्रथम। सही है, देवराय प्रथम के शासन काल में ये आते हैं। और इसके अलावा इनका जो है चाइना में जाने का यानी कि चीन में जाने का जो है वर्णन मिलता है। चीन में भी ये गए थे। तो यूरोप में जाकर के एक जो इमेज क्रिएट होनी है, भारत की एक छवि क्रिएट होनी है, वो क्रिएट हो चुकी है और लोगों के अंदर इंटरेस्ट आ चुका है कि भाई निकोलो कांटी गया है तो मैं भी जा सकता हूँ। अच्छा, मार्ग को लेकर के अगर बात करोगे निकोलो कांटी के, कि निकोलो कांटी कौन से मार्ग से गया था, मैंने आपको कल 2 मार्गों की बात करी थी। एक तो आपका फारस की खाड़ी से होते हुए गए थे। आप कहाँ गए थे, इराक और तुर्क से स्थल मार्ग होते हुए कहाँ चले गए थे, वेनिस चले गए थे। हाँ सही है। तो और दूसरा जो मार्ग था वो था आपका लाल सागर से होते हुए आप मिस्र के अलेक्जेंड्रिया गए थे और अलेक्जेंड्रिया से आप भूमध्य सागर होते हुए सीधे यूरोप चले गए थे, इटली चले गए। ऐसे 2 मार्ग हमने कल वर्णन किए थे, ठीक है। लेकिन निकोलो कांटी जो है थल मार्ग से ही आए थे। थल मार्ग मतलब अरब की तरफ से आए थे। अब आप कह रहे, मैंने कहा आपको कि अभी तक तो मार्ग जो है बंद हो चुके थे, क्योंकि हालांकि 4 साल बाद मार्ग बंद होता है। 3-4 साल बाद निकोलो कांटी के आने के जो है 3-4 साल बाद जो है मार्ग बंद होता है, लेकिन प्रोसेस पहले ही शुरू हो जाती है। वहाँ लोगों को मारना पीटना, जो यूरोप से लोग आते थे वो सारे आगे नहीं जा पाते थे, उनको मारना पीटना पहले से ही जारी था। तो निकोलो कांटी जो है एक मुस्लिम यात्री का भेष बदल करके, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके तब भारत और विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो ऐसा संभव हो सका क्योंकि उसने भेष बदला, अपनी आइडेंटिटी को छिपाया, तब जाकर के निकोलो कांटी जो है विजयनगर की यात्रा करता है। तो विजयनगर में उस समय पे कौन सा वंश चल रहा था, संगम वंश। और शासक कौन था, देवराय प्रथम। इसके बाद बार्थोलोमेओ डियाज जो है पुर्तगाल से आते हैं और वो अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पे केप ऑफ गुड होप की खोज करके चले जाते हैं और वे को उम्मीद की किरण दे करके जाते हैं कि हाँ भैया यहाँ से जो हम कहाँ जा सकते हैं, भारत जा सकते हैं। वो 1488 में वापस लौट जाते हैं। लिस्बन पुर्तगाल की जो कैपिटल है, और ये 1487-1488 के बीच की बात है। बार्थोलोमेओ डियाज के बाद एक प्रयास होता है एक इटली के यात्री के द्वारा। इटली के यात्री का नाम है निकोलस कोलंबस। क्या नाम है, निकोलस कोलंबस। सही है। ये निकोलस कोलंबस दूर दूर तक फेमस है, ठीक है, समुद्री यात्राओं के लिए। अच्छा, ये फेमस क्यों है निकोलस कोलंबस, क्योंकि ये वो समय है जब पृथ्वी को चपटी माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है, चपटी, कि पृथ्वी थाली की तरह है और जैसे ही थाली से उधर चले जाओगे तो नीचे गिर जाओगे, अंतरिक्ष में गिर जाओगे, ऐसा लोगों की सोच है। पर निकोलस कोलंबस ऐसा क्यों कर रहा है कि यात्रा करते जा रहा है समुद्रों की, वो नहीं डर रहा है, इस इस रूमर से नहीं डर रहा है, इस अफवाह से नहीं डर रहा है कि पृथ्वी चपटी है। इसका कारण है क्योंकि उसने पाइथागोरस, यूक्लिड और अरस्तु जो 6वीं शताब्दी में पहले ही बता चुके थे। कौन कौन बता चुके थे, पाइथागोरस, अरस्तु और यूक्लिड। पाइथागोरस, अरस्तु और यूक्लिड की जो है परिभाषाएं और जो एक थ्योरीज हैं वो पढ़ रखी थी, जिनमें उन्होंने 6वीं शताब्दी में ये बात क्लियर कर दी थी कि पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है। इसके बाद वो टॉलमी की एक पुस्तक पढ़ते हैं। टॉलमी आप जानते हो, गोलवेता है। टॉलमी की एक पुस्तक पढ़ते हैं और उस पुस्तक में भी जो है पृथ्वी के गोल होने का वर्णन किया गया है। उस समय ये वो समय है कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़ते हैं। और ये जो निकोलस कोलंबस है ये पढ़ने का इच्छुक है, खोजी है ना, थोड़ा क्यूरियस नेचर का है, तो इसके अंदर जो है एक खोजी प्रवृत्ति है। तो ये किताबें पढ़ता रहता है, जानता रहता है, तो इसको तो पता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो मैं यात्रा पे जाऊंगा तो गिरूंगा नहीं। 1492 में, ठीक है, कि कब, 1492 में 3 जहाज लेकर के, कितने जहाज लेकर के, 3 जहाज लेकर के इटली के पत्तन यानी कि बंदरगाह से निकलता है। इटली के पत्तन से यानी इटली के बंदरगाह से, पालोस से ये निकलता है 3 छोटे से जहाज लेकर के, ठीक है। एक है सेंटा मारिया। सेंटा मारिया एक छोटी सी नाव है जिसमें वो खुद भी है और 40 नाविक उसमें सवार है। इसके अलावा 2 छोटे जहाज हैं जिनका नाम क्या है, पिंटा और नीना। सेंटा मारिया, पिंटा और नीना, ये 3 जहाज लेकर के निकोलस कोलंबस 1492, डेट क्या है देखो, 3 अगस्त 1492 को पूरब की ओर निकलता है, भारत की यात्रा पर निकलता है, ठीक है। लेकिन रास्ते में जो है वो इटली के बंदर पालोस बंदरगाह से निकलता है, लेकिन रास्ते में जो आंधी तूफान का उसको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ये यात्रा बहुत ही भयंकर यात्रा में बदल जाती है, ठीक है। तो उसके पास 2 बुक हैं जिन पे वो दिशाएं लिखता है, ठीक है, 2 बुक हैं जिन पे वो दिशाएं लिखता है। एक पे वो सही दिशा लिखता है और एक पे वो गलत दिशा लिखता है, ताकि जो उसके अन्य नाविक यात्री हैं, अन्य नाविक साथी हैं, वो ये घबरा ना जाए कि हम भटक चुके हैं,
क्योंकि ये समुद्र में अटलांटिक महासागर में इस समय पे है। कौन से? अटलांटिक। तो अगर ये पूछेंगे आपसे कौन से महासागर में, तो अटलांटिक। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं कि जो वास्को डी गामा कौन से समुद्र से आया था, तो हिंद महासागर लगेगा। हिंद महासागर को पार करते हुए कहाँ को आ गया था? वो भारत को आ गया। ये अटलांटिक में घूम रहे हैं अभी। कौन? निकोलस कोलंबस। तो अटलांटिक में ये भ्रमित हो जाते हैं वहां पे। और ये दो बुक बनाता है अपनी। दो बुक ये बनाता है कि एक में तो सही जानकारी लिख रखी है कि हाँ हम इस समय पे कहाँ है कहाँ, तो वो एक में सही सही जानकारी लिखता है, एक में गलत जानकारी लिखता है। गलत जानकारी में ये होता है कि हम पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं, हम यहाँ आ गए वहां आ गए। तो जब भी कोई यात्री उससे बुक मांगता था कि दिखाओ क्या, कहाँ आ गए, कैसे आ गए, तो वो गलत वाली बुक दिखा देता था। सही है। एक समय ऐसा आया कि यात्रियों ने निश्चय कर लिया कि हमको जो है वापस जाना है। सही है, हमको अब वापस जाना, अब यात्रा नहीं करनी है। तो वो एक शर्त रखता है कि 1 या 2 दिन के बाद अगर नहीं मिलता है तो हम जो है वापस चल देंगे। और वाकई में जो है समुद्र अटलांटिक में वो घूम रहे हैं, अटलांटिक में भटक चुके हैं। तभी उनको अचानक से अगले ही दिन, अगले ही सुबह उनको पक्षी दिखाई देते हैं आकाश में, है नहीं? और पक्षी कहाँ होंगे? जहाँ थल होगा वहीं तो पक्षी होंगे। भैया पक्षी समुद्र में भले हो, लेकिन इतनी सीमा पार नहीं करेंगे वो कि दूर दूर तक भूमि ना हो। तो कहाँ रहेगा पक्षी बताओ? पेड़ पौधे नहीं होंगे, भूमि नहीं होगी। इसका मतलब ये थल है तो थल के आसपास तक ज्यादा ज्यादा इतना किलोमीटर उतना किलोमीटर चले जाए तो पक्षी हो गए। इसका मतलब आसपास थल है। और वाकई में कुछ यात्रा करने के बाद वो उस दिशा में जो है जहाज मोड़ देते हैं और उनको दिखाई देता है छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे द्वीप। ठीक है। ये छोटे छोटे द्वीप में वो आ जाते हैं। सभी के अंदर जो है हर्षोल्लास आ जाता है। वहाँ की जो जनजातियां हैं, जो लोग हैं, वो वहाँ उनको क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। बहामा का जो है गुआना हनी द्वीप है, वहाँ ये पहुंचते हैं। और ये अमेरिका का कैनरिया द्वीप में पड़ता है। अमेरिका के कैनरिया द्वीप में पड़ता है। सही है। ये पहले वहां पहुंचे। वहां के जो जनजातीय लोग हैं उन्होंने इनका स्वागत किया। वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। इनके बारे में जो है निकोलस कोलंबस लिखता भी है कि उनका आचरण कैसा था और इस चीज का वो फायदा भी उठाता है और काफी भ्रमण करता है, लोगों की जानकारी इकट्ठा करता है अपने। अच्छा, दो दो अलग अलग जानकारियां यहाँ पे मिलती हैं। एक जानकारी ये कहती है, इतिहासकारों का मानना है कि उसने जो है अपने आप को खुद ही गवर्नर नियुक्त किया था। दूसरी जानकारी ये कहती है कि जब वो वापस जाता है, इटली में जाता है, तो वहाँ के जो प्रिंस थे उन्होंने इसको खुश होकर के बहुत ज्यादा स्वागत किया कि वाह भैया तुम तो बहुत अच्छा काम करके आए हो। और इसको गवर्नर नियुक्त कर दिया था। जो द्वीप ये खोज करके आया था वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो बाद में 3 यात्राएं और करता है। जो पहली यात्रा में इसने द्वीप खोजा था वो कौन सा है बताओ? बहामा का गुआनाहनी और ये अमेरिका का कैनरिया द्वीप है। इसका नाम वो क्या रख देता है? सेंट सेल्वाडोर। क्या नाम रखता है? सेंट सेल्वाडोर। इसका नाम सेंट सेल्वाडोर रख दिया जाता है। इसके बाद वो 3 यात्राएं और करता है। 3 यात्राओं में किन किन की खोज होती है? कैंटर अलेनीव की खोज होती है। कैंटर अलेनीव को आप इंडीज नाम दे दो, और जिसको वेस्ट इंडीज के रूप में हम जानते हैं। और दूसरा दक्षिण अमेरिका की खोज हो जाती है। अच्छा, निकोलस कोलंबस की एक बात और याद रख लेना, दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया द्वीप है। ठीक है। उसका जो नाम रखा गया वो निकोलस कोलंबस के नाम पर रखा गया। सही है ना? हालांकि वो यहाँ आया नहीं था, पर उसके सम्मान में उसका नाम कोलंबिया रख दिया गया है। निकोलस कोलंबस है, ये पूरे विश्व में क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है। क्योंकि यूरोप से एशिया भी जुड़ा हुआ है नहीं? तो इसकी चर्चाएं कहाँ तक चली गई हैं? एशिया से। तो इसको किस रूप में हम जानते हैं? अमेरिका का खोजकर्ता। हालांकि हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी देश की खोज करने का श्रेय किसी को नहीं जाना चाहिए। हाँ, उसके मार्गों की खोज करने का श्रेय जरूर जाना चाहिए। तो हम ऐसा कहेंगे कि अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? निकोलस कोलंबस ने 1492 में करी थी। जो आना कहाँ था भारत की यात्रा पर पहुंच कहाँ गया? अमेरिका। फिर इस चीज की यात्रा को सुनकर के एक युवा जो है नाविक है, युवा जो है समुद्री यात्री है, वो मोटिवेट होता है कि मैं भी कुछ अच्छा करूंगा। सही है। और उसका नाम है वास्को डी गामा। पर ये इटली का नहीं है, ये पुर्तगाल का है। कहाँ का है? पुर्तगाल। सही है। तो जो सबसे पहले निकलेगा अब जो है, और इसकी यात्रा सफल भी होगी। और सफल होगी इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला जो है भारत में आने वाले जो यूरोपीय थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। और जो भारत के समुद्री मार्ग की, फिर से भारत की खोज करने वाला कोई नहीं है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा। ये पहले केप ऑफ गुड होप आता है। केप ऑफ गुड होप जानते हो ना? बार्थोलोम्यू डियास 1487 में इसकी खोज करके गया था। तो इसको ये तो पता था कि वहां तक जाना है। तो केप ऑफ गुड होप तक आता है। यहाँ इसको अब्दुल मजीद मिलता है और उसकी सहायता से भारत कलिकट निकल जाता है। वास्को डी गामा को अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो यूरोपियों के आने का क्रम है, वहां से आपको प्रश्न एग्जाम में आता है, तो उसको मैं भी याद करा देता हूँ। और कंपनियों की स्थापना,
जब ये नींव किसने डाल दी थी भारत के रास्ते की, मार्ग किसने प्रशस्त कर दिया था? वास्को डी गामा। तो इसके बाद इसके आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, इंग्लैंड कह लो या नीदरलैंड कह लो या फ्रांस कह लो, कोई सा भी कह लो, है नहीं, सब जो है होड़ में लग जाते हैं कि हमको भी कहाँ जाना है, भारत जाना है। तो ऐसे ही क्रम में ये लोग आते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली। आओ क्रम याद करते हैं। पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। इसके बाद डच आ जाते हैं। डच बाबू कहते हैं हॉलैंड को, हॉलैंड का नाम बाद में नीदरलैंड हुआ। अब नीदरलैंड के जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? डच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डच। पहले पुर्तगाली और फिर कौन आए? डच आए। पीडी, पीडी पेन ड्राइव से लर्न करनी है। किससे? पेन ड्राइव। पीडी याद हो गया? पुर्तगीज और डच। सही है। डच किनको कहेंगे? नीदरलैंड के निवासी। सही है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। ये क्लियर है। तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रिटिश। कौन आते हैं? ब्रिटिश। ब्रिटिश इंग्लैंड के जो लोग हो गए हैं नहीं, वो ब्रिटिश हो गए। और जो चौथे नंबर पे आएंगे वो आएंगे डेनिश। डेनिश कहाँ के लोग हैं? डेनमार्क के लोग हैं। बीडी, क्या कहोगे? बीडी। पीडी, बीडी। क्रम याद हुआ? अच्छा, इसमें डेनिश में और डच में पीडी बीडी में रहेगा अंतर, है नहीं? तो चे यानी सी एच, तो सी एच पहले आता है एस से। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। सही है ना? डच और डच, एच पहले आएगा किससे? एस से। तो डच वाले पहले आ जाए। डच वाले कौन आ गए? बोलो, बात क्लियर है? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, चार याद हो गए। अब आ जाओ पांचवे पे। कौन से? फ्रांसीसी और स्वीडिश। फ्रांसीसी और स्वीडिश। इसको एफएस से लर्न करेंगे या फ्रेंच से लर्न करेंगे। फ्रेंड्स प्लूरल बना देंगे। सही है। अच्छा, एक बात बताओ, आप पीडी या पेन ड्राइव लो या बीडी या बीड़ी लो, पीने वाले जो बीड़ी होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, नहीं? फ्रेंड्स ही तो लेते हो। पीडी भी फ्रेंड्स है, बीडी भी फ्रेंड्स है। पीडी, बीडी, फ्रेंड्स। एफ फॉर फ्रांस, एस फॉर स्वीडिश। सही है, एस फॉर स्वीडिश। याद हो गया क्रम आने का? पहला बोलना जरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वेरी गुड। पूरब को आने वाली जो कंपनियां हैं इंडिया में, इंडिया कहाँ है? पूरब में है। पूरब। अच्छा, ये निर्धारण कैसे होता है कि भारत पूरब में होगा और ये बाकी पश्चिम में होंगे? इसकी बात हम अलग से करेंगे। ठीक है, कि दिशा निर्धारण कैसे हुई, पर वो यहाँ का नहीं है, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। तो आप इतना याद कर लो कि भारत इस समय पे कहाँ है? पूरब। सही है ना? ये ग्रीनविच लाइन से डिसाइड होता है कि किसकी दिशा कौन सी होगी, जो इंग्लैंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंग्लैंड। सही है ना? वो बात हम बाद में करेंगे। अभी जो भारत कहाँ है? पूरब में है। कहाँ है? पूरब में। सही है। तो पूरब में आने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब वो अलग अलग देशों की अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। सही है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहले किसकी आई थी? पुर्तगाली। पुर्तगालियों की ईस्ट इंडिया कंपनियों की स्थापना 1498 में हुई थी, जब वो भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के तुरंत बाद वो भारत को निकल चुके थे। बात क्लियर है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? दूसरे पे ब्रिटिश आएंगे। यहाँ आने के क्रम में आप क्या देखे थे? डच। बस इसको फ्लिप कर दो, डच को ब्रिटिश, ब्रिटिश को डच कर दो। लेकिन ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात हो रही है और वो उनके आने के क्रम की बात हो रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1500 में। सही है। कब होती है? कैसे होती है? कैसे कैसे चार्टर पास हुआ, किससे अनुमति ली गई, ये बात हम अभी बाद में करेंगे। पहले आप क्रम याद करें। पहली है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, दूसरी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1500, तीसरी आपकी डच। कौन सी है? 1602। डच 2, डच 2, 1602। सही है। 1498, 1500, 1602। देखो 100 साल का लगभग गैप आ गया, है नहीं? अगला देखो, डेनिश। कौन आ गए? डेनिश। से है ना लास्ट में 1616। डेनिश 1616, लास्ट में बड़ा से है ना 1616। डेनिश कब हुआ? 1616। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में ही आई थी और 1664 में उसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। सही है। 1498, 1500, 1602, 1616, 1664। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। क्लियर है? आने का क्रम बताना एक बार फिर से। वेरी गुड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का क्रम बताएंगे। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी।